हेलो एवरीबॉडी। बीएससी पार्ट थर्ड फिजिकल केमिस्ट्री के इकाई नंबर 1 क्वांटम मैकेनिक्स की थ्योरेटिकल प्रक्रिया हमने कंप्लीट कर दी थी। अब हम उसके कुछ संख्यात्मक प्रश्न हल कर रहे हैं जो परीक्षा के अंदर अक्सर पूछे जाते हैं। पहला उदाहरण हम ले रहे हैं वीन नियम से। उदाहरण है, सूर्य के ऊर्जा स्पेक्ट्रम में 4840 एंगस्ट्रम पर अधिकतम ऊर्जा का विकिरण होता है। सूर्य को एक कृष्णिका मानकर उसके ताप का परिकलन करो यदि वीन स्थिरांक का मान 2.898 × 10⁻³ m के दिया गया हो। वीन के नियमानुसार सबसे पहले आप सूत्र लिखेंगे। वीन के नियमानुसार लैम्ब्डा मैक्स ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उसी को सरल करके हम समीकरण के रूप में स्थिरांक b का उपयोग करते हैं और यह b t और लैम्ब्डा मैक्स के गुणनफल के बराबर होता है। चूँकि इसमें b दे रखा है, लैम्ब्डा मैक्स भी दे रखा है, तो हम t का परिकलन उपयुक्त सूत्र इस सूत्र से कर सकते हैं। अब आपको मात्रकों के अंतर परिवर्तन का थोड़ा ध्यान रखना है। चूँकि यहाँ वीन स्थिरांक का मान m के स्मॉल लेटर में लिखा है, ये कैपिटल है, केल्विन के रूप में, मीटर केल्विन है, तो यहाँ पर m जो है ये मीटर अर्थात MKS पद्धति में मान रखे जाने हैं। उसके लिए आपको तरंग दैर्ध्य का मान जो एंगस्ट्रम में दिया है इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए लैम्ब्डा मैक्स 4840 एंगस्ट्रम, चूँकि एक एंगस्ट्रम 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है, तो इसको प्रतिस्थापित करके हम 4840 को 10⁻⁻10 m या मीटर से गुणा करते हैं और उसके बाद में इसका मान उपयुक्त समीकरण में रखने पर तापक्रम T निम्न प्रकार प्राप्त होता है और परिणाम के रूप में 5987.6 केल्विन ताप सूर्य का या जिस स्थान से विकिरण उत्सर्जित हो रही है उसका ताप इतने केल्विन के बराबर होगा। अगला प्रश्न है जो कि स्टीफन नियम से संबंधित है। लोहे की एक पतले चादर का क्षेत्रफल 350 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि इसे पूर्ण कृष्णिका मानते हुए 627 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करें तो सतह द्वारा प्रति मिनट ऊर्जा विकिरण का परिकलन ज्ञात कीजिए। उसके लिए आपको सिग्मा यहाँ पर दे रखा है जिसका मान है 5.7 × 10⁻⁸ जूल पर सेकेंड प्रति वर्ग मीटर और k⁻⁴। स्टीफन के नियमानुसार सूत्र आपने पहले देख रखा है। ऊर्जा का मान या कृष्णिका विकिरण की ऊर्जा का मान E × सिग्मा × T⁴ × स्मॉल लेटर t से प्रदर्शित करते हैं, जहाँ पर आपको A का मान दिया गया है जो कि एरिया क्षेत्रफल है और इसको हम MKS पद्धति में कन्वर्ट करें तो वर्ग सेंटीमीटर को 10⁻⁴ मीटर वर्ग मीटर के बराबर मानते हैं, जिससे उसका गुणा कर दिया जाएगा। और चूँकि ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर है, इसलिए इसको 1/100 × 1/100 दो बार गुणा करेंगे तो 1/10⁴ होगा। 10⁴ को ऊपर लेके आएंगे तो 10⁻⁴ और ये मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। सिग्मा का मान ऑलरेडी दे रखा है। टी टेम्परेचर जो कि डिग्री सेंटीग्रेड में दे रखा है, जिसको केल्विन में परिवर्तित कर दें। हमेशा से ध्यान रखें कि तापक्रम किसी भी रासायनिक सूत्र में हम प्रयुक्त कर रहे हैं तो केल्विन में ही प्रयुक्त करना है। तो हमने 627 डिग्री सेंटीग्रेड को 273 जोड़ के केल्विन में कन्वर्ट कर दिया है और समय आपको यहाँ पर दे रखा है 1 मिनट और प्रति मिनट के बाद 1 मिनट को हम सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे। तो ध्यान रखना है तापक्रम हमेशा केल्विन में और समय सेकंड में प्रयुक्त किया जाता है और बाकी के मात्रक
MKS पद्धति के अनुसार आपको लिखने हैं। मान रखने पर उपयुक्त समीकरण E बराबर A सिग्मा T की पावर 4 इंटू स्मॉल लेटर t में मान रख दिए जाएं तो इन सभी मानों को सरल करने के बाद जो परिणाम प्राप्त होता है, ऊर्जा का मान वह है 78,535 जूल प्रति मीटर, जिसको किलो में कन्वर्ट कर दिया जाए तो 78.5 किलो जूल प्रति मीटर के बराबर है। तो इस तरीके से हम ऊर्जा का परिकलन करते हैं, अर्थात इकाई क्षेत्रफल से उत्सर्जित ऊर्जा के मान को ज्ञात किया जा सकता है। यहाँ एक चीज़ और ध्यान रखना कि स्मॉल लेटर में अगर प्रयुक्त किया जाता है तो यह किलो के लिए प्रयुक्त होता है, कैपिटल लेटर में के प्रयुक्त किया गया है तो यह केल्विन के लिए प्रयुक्त होता है। इस तरीके से अगला उदाहरण है, एक धातु के लिए कार्यफलन का मान 3.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, प्रकाश विद्युत ऊर्जा के लिए देहली आवर्ती का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर यह प्रश्न आपके प्रकाश विद्युत प्रभाव से लिया गया है, जिसमें कार्यफलन अर्थात किसी धातु सतह से इलेक्ट्रॉन को निष्कासित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा का मान आपको दे रखा है और आपको देहली आवर्ती का मान ज्ञात करना है। ठीक है, जिसमें आपके कुछ मात्रक परिवर्तन के लिए दे रखे हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10 की घात -19 जूल के बराबर होता है और ये आंकड़ा 1.6 इंटू 10 की घात -19 यह मान इकाई आवेश के बराबर है, अर्थात इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पर उपस्थित आवेश के बराबर होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलने के लिए इसी मात्रक या मान का उपयोग किया जाता है। H प्लांक नियतांक है, जिसका मान MKS पद्धति में दे रखा है। सूत्र है, हम कार्यफलन प्रदर्शित कर रहे हैं तो सबसे पहले कार्यफलन से हम देहली आवर्ती का मान ज्ञात कर सकते हैं। देहली आवर्ती ज्ञात करनी है तो देहली आवर्ती का मान हम कार्यफलन के सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। कार्यफलन अर्थात किसी धातु सतह से इलेक्ट्रॉन को निष्कासित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा, जिसको E0 से लिखते हैं या फाई से प्रदर्शित किया जाता है और ऊर्जा h/0 के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। तो यहाँ पर हम कार्यफलन को भी फाई = h/0 के रूप में प्रदर्शित करते हैं और ये μ0 का मान हो जाएगा φ/h प्लांक नियतांक। फाई का मान ऊपर दे रखा है, जूल में कन्वर्ट करके रखेंगे और नीचे भी आप जूल सेकंड में रख रहे हैं तो जूल जूल कट जाएगा और प्रति सेकंड में आवृत्ति आ जाती है, जिसका मान है 9.18 इंटू 10⁻14 प्रति सेकंड। ये उस धातु सतह से इलेक्ट्रॉन निष्कासित करने की न्यूनतम आवृत्ति या देहली आवृत्ति को दर्शाता है। इसी से संबंधित अगला प्रश्न है, एक धातु की प्रकाश विद्युत देहली आवृत्ति, दहलीज नहीं सिर्फ देहली आवृत्ति 1.30 इंटू 10⁻15 प्रति सेकंड है। यदि 1.66 इंटू 10⁻15 प्रति सेकंड की आवृत्ति वाला विकिरण उस धातु सतह पर आपतित हो तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होगी। तो यहाँ पर हम इस तरीके से गणना करते हैं कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा E बराबर h/nu के रूप में होती है। h व E के मान यहाँ पर दे रखें तो यहाँ पर हम प्रदर्शित कर सकते हैं E का मान h या प्लांक नियतांक दे रखा है, न्यू आवृत्ति का मान भी आपको दे रखा है और दोनों का मान रखने के बाद ऊर्जा जो प्राप्त होती है वो 1.09 इंटू 10⁻−18 जूल यह ऊर्जा है और ये देहली आवृत्ति के साथ में इसका संबंध प्रदर्शित करने के लिए हम इसको कंप्लीट करते हैं। देखिए अभी ये प्रश्न यहाँ तक कंप्लीट करें तो मात्रक इसका जूल में आएगा और एक धातु की प्रकाश विद्युत देहली ऊर्जा आपको दे रखी। यदि कि आवर्ती वाला विकिरण इस धातु पर आपतित हो तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होगी। तो यहाँ पर हम सीधे उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको यहाँ ज्ञात करने के लिए वो टोटल ऊर्जा हमने ज्ञात कर दी। ठीक है,
अब आपको इसके आगे क्या करना है, ऊपर जो दहली आवृत्ति दे रखी है, इस दहली आवृत्ति को गुणा किया जाएगा किससे, एच प्लांक स्थिरांक से, जिससे प्राप्त हो जाएगा क्या, दहली ऊर्जा आ जाएगी। और उस दहली ऊर्जा और यहाँ पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है, इन दोनों का अगर अंतर किया जाए तो वह उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को प्रदर्शित करेगा। तो ध्यान रखना, ये जो प्रश्न में उत्तर निकाला गया है, ये केवल आपतित विकिरण या धातु की सतह पर आपतित विकिरण की कुल ऊर्जा है। इसमें से अगर हम दहली ऊर्जा को निष्कासित करें तब जाकर के उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा आएगी। तो आपको क्या करना है, जो ई ज्ञात किया गया है इसमें से घटाना है एच इंटू न्यू, न्यू जीरो की घटाना है, और न्यू जीरो का मान 1.3 इंटू 10⁻15। तो इन दो को गुणा करके घटाएंगे तब जा करके ये मान आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, 10 वॉट के एक स्रोत से उत्सर्जित प्रकाश का तरंग दैर्ध्य 6000 एंगस्ट्रॉम है, उत्सर्जित फोटोन की संख्या का परिकलन करो। यहाँ पर 10 वॉट के एक प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य आपको दे रखी है और फोटोन की संख्या का परिकलन करना है। और यहाँ पर हम सामान्य प्लांक सूत्र का उपयोग करते हैं, E = h न्यू, अर्थात फोटोन की ऊर्जा h न्यू के बराबर, न्यू को हम hc/λ भी लिख सकते हैं इकाई फोटोन के लिए। और एक से अधिक अगर n फोटोन दिए गए हैं तो हम n से मल्टीप्लाई करेंगे। तो माना उत्सर्जित फोटोनों की संख्या n है, तो कुल ऊर्जा ऊपर दिए गए मान को n से गुणा करें, अर्थात NH न्यू = NHc/λ। यहाँ पर h न्यू नहीं लिखा है, सीधा लिखा है hc/λ, तो उसको हमने n से गुणा कर दिया है। और यहाँ पर प्रकाश स्रोत की ऊर्जा शक्ति के रूप में दे रखी है 10 वॉट, अर्थात जूल प्रति सेकंड। एक सेकंड में उत्सर्जित ऊर्जा का मान जो वॉट के रूप में प्रदर्शित किया गया है। तो n यहाँ पर उत्सर्जित फोटोनों की संख्या है और विशेष मान आपको दे रखे हैं। h कांस्टेंट है, c प्रकाश का वेग कांस्टेंट है, लैम्डा आपको प्रश्न में दे रखा है, तो हम मान रख के n ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर वापस आपको ध्यान देना है, मात्रकों को MKS पद्धति में परिवर्तित करना है। लैम्डा को MKS में प्रदर्शित करें तो मान को 10⁻−10 मीटर से गुणा करना है एंगस्ट्रॉम को कन्वर्ट करने के लिए, h को जूल सेकंड में लेना है और प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड के रूप में लेना है। तो इस प्रकार से जो भी सब लैम्डा, h व c के मान हैं, ये अगर रख दिए जाए तो उपयुक्त प्रश्न में मान रखने के बाद में जो परिणाम प्राप्त होगा n, उसका मान है 3.02 × 10⁻19 प्रति सेकंड, अर्थात एक सेकंड में 3 × 10⁻19 फोटोन उस प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित होंगे। अब ले रहे हैं नेक्स्ट प्रश्न, और इस प्रश्न के अंदर डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य से संबंधित प्रश्न है, जिसमें पहला प्रश्न हम ले रहे हैं, एक कण के संवेग का परिकलन कीजिए जिसकी डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का मान 2.5 × 10⁻10 मीटर है। प्लैंक नीयता आपको जूल प्रति सेकंड के स्थान पर लिख रखा है किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। डी ब्रोगली सिद्धांत से कण का संवेग या p h/λ या लैम्डा बराबर h/p होता है। h व लैम्डा के मान ऊपर दे रखे हैं, इनको रखने के बाद संवेग प्राप्त हो जाएगा प्रत्यक्ष रूप से, और ये मान आएगा 2.64 × 10⁻24 किलोग्राम प्रति मीटर प्रति सेकंड। यहाँ ध्यान देने की बात है कि दोनों मात्रक पहले से ही MKS पद्धति के अंदर दे रखे हैं, इसलिए यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। MKS का मतलब है मीटर, किलोग्राम और सेकंड। क्योंकि तीनों मात्रक इसी रूप में है, इसलिए अलग अलग बिंदु में या किसी अन्य मात्रक में बदलने की आवश्यकता नहीं। अब हम अगला प्रश्न ले रहे हैं, ये भी डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य से संबंधित है और इसमें हम प्रदर्शित कर रहे हैं, एक कण के
हो गया ये। नेक्स्ट, 100 ग्राम का एक पिंड 1000 सेंटीमीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रहा है और एक अन्य पिंड या कण जिसका द्रव्यमान या सहती 9.1091 इंटू 10⁻³ ग्राम है 2.188 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकंड के वेग से गति कर रहा है। दोनों के लिए तरंग दैर्ध्य की गणना करो। बताइए कि किसकी तरंग दैर्ध्य ज्ञात करने योग्य है। तो हम दोनों की कैलकुलेशन कर देते हैं और जिसका मान परास में आता है उसको हम ज्ञात करने में सक्षम होते हैं। प्रथम पिंड के लिए लैम्डा का मान ज्ञात करें। यहाँ पर आपको एच अब इस प्रश्न के अंदर आपको मात्रक CGS पद्धति में रखकर प्रदर्शित किया गया। आप चाहे तो इसको MKS पद्धति में भी रख सकते हैं, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पर ग्राम 100 ग्राम द्रव्यमान दे रखा है, आवृत्ति 100 सेंटीमीटर प्रति सेकंड पहले से दे रखी है, मात्रक नहीं बदले गए हैं। तो यहाँ आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि प्लांक नियतांक का मान भी आपको अर्ग सेकंड में रखना है, जूल की जगह अर्ग सेकंड में। तो जहाँ पहले हम 10⁻34 रखते थे उसकी जगह यहाँ पर -27 रखा गया है, जो कि अर्ग में मान है, अर्ग सेकंड के बराबर। द्रव्यमान आपको दे रखा है, दोनों के मान उपरोक्त सूत्र में H का मान जूल अर्ग सेकंड में, अर्ग CGS पद्धति का मात्रक है, M द्रव्यमान ग्राम में और V वेग है सेंटीमीटर प्रति सेकंड में। मान रखने पर प्राप्त होता है 6.6256 इंटू 10⁻32 सेंटीमीटर, ये तरंग दैर्ध्य है। दूसरे कण के लिए उसी तरह से सूत्र में मान रख दिया जाए, द्रव्यमान ग्राम में और वेग सेंटीमीटर प्रति सेकंड में। मान रखकर हल करने से तरंग दैर्ध्य का मान 3.324 इंटू 10⁻8 सेंटीमीटर प्राप्त होता है। तो यहाँ पर परिणामों से स्पष्ट है कि तरंग दैर्ध्य की घातांक 10⁻32 जो कि अति सूक्ष्म होने के कारण इसका परिकलन करना संभव नहीं है, जो ज्ञात करने योग्य नहीं है। अर्थात 100 ग्राम का पिंड अगर 1000 सेंटीमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाता है तो इस बड़े आकार के पिंड के लिए तरंग दैर्ध्य कोई मायने नहीं रखता, अर्थात वह कण केवल कणीय प्रकृति प्रदर्शित करेगा, तरंग प्रकृति प्रदर्शित नहीं करेगा। और प्रदर्शित करेगा इतनी सूक्ष्म तरंग दैर्ध्य है कि जिसकी गणना करना संभव नहीं। जबकि दूसरा कण सूक्ष्म आकार का है, छोटा है काफ़ी, द्रव्यमान बहुत कम है, वेग बहुत ज़्यादा है। तो ऐसी स्थिति में ऐसे कणों के लिए तरंग दैर्ध्य यथार्थ रूप से ज्ञात की जा सकती है और परिमाणिक मान प्रदर्शित करती है। इसलिए डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य केवल सूक्ष्म कणों, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, परमाणु या अणु की गति में तरंग और कणीय प्रकृति की व्याख्या करता है, जबकि बड़े कणों के लिए जो कि आम जीवन में है उनकी तरंग प्रकृति की व्याख्या नहीं करता, क्योंकि उनकी तरंग दैर्ध्य का मान अति सूक्ष्म होता है। अब हम पाठ का अंतिम प्रश्न ले रहे हैं, जो कि हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता के सिद्धांत से संबंधित है। इलेक्ट्रॉन के वेग में अनिश्चितता डेल्टा न्यू का परिकलन करो यदि उसकी स्थिति में अनिश्चितता डेल्टा एक्स का मान 100 पिकोमीटर हो। यहाँ पर PM पिकोमीटर को दर्शाता है, जो 10⁻12 मीटर के बराबर होता है। परिणाम देखिए, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार सूत्र है हमारे पास में डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल टू H/4π। यहाँ पर बराबर का चिन्ह इसलिए लगाया गया है क्योंकि यह न्यूनतम अनिश्चितता को प्रदर्शित करता है, अर्थात उच्चतम यथार्थता को दर्शाता है। क्योंकि सवाल सरल करने के लिए हमें न्यूनतम अनिश्चितता मानते हुए ही प्रश्न को हल करना है, ये हम पहले भी बता चुके हैं। चूँकि किसी कण का संवेग भी उसकी सहती और वेग के गुणनफल के बराबर, ये सहती का मतलब है द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होता है। चूँकि इसे द्रव्यमान को स्थिर मानते हैं तो संवेग में परिवर्तन वेग में परिवर्तन के बराबर होगा, अर्थात डेल्टा P इक्वल टू M इंटू डेल्टा V। ऊपर डेल्टा न्यू नहीं, ये भी डेल्टा V है, लिखा इस तरीके से गया है, बाकी ये डेल्टा V है, वेग को प्रदर्शित करता है। इसलिए
डेल्टा एक्स एम डेल्टा वी इक्वल टू हो जाएगा h/4 पाई। क्योंकि हम वेग में अनिश्चितता ज्ञात करना चाह रहे हैं, इसलिए सूत्र को पुनर्व्यवस्थित करें, जहाँ पर डेल्टा एक्स का मान 100 पिकोमीटर, जिसको MKS पद्धति में परिवर्तित करने के लिए हमने 10⁻12 मीटर से गुणा किया, तो -12 में से 2 कम होकर के -10 हो गया। h कांस्टेंट आपको जूल सेकंड में लेना है, मात्रक वही रहेगा, जूल सेकंड 10⁻34। पाई का मान 22/7 लिखो या 3.17 कांस्टेंट है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान या सहती 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम, ये कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट आपको प्रश्न में नहीं दिए गए हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है। उपरोक्त सारे मान समीकरण में रखने पर हमें प्राप्त होता है डेल्टा V इक्वल टू, ऊपर रखा है h का मान, नीचे 4 × पाई का मान इंटू द्रव्यमान का मान इंटू वेग में अनिश्चितता। तो इसको सरल करने पर इंटू ये लास्ट में भाग जो दिया गया ये है स्थिति में अनिश्चितता, ठीक है, जिसको सरल करने पर हमें वेग में अनिश्चितता प्राप्त होती है 5.7 × 10⁵ मीटर प्रति सेकंड, 5.7 × 10⁵ मीटर प्रति सेकंड, ये इसके वेग में अनिश्चितता है, जो अगर सामान्य रूप से प्रदर्शित की जाए तो 10⁵ मीटर का मतलब हो गया ये 5 लाख किलोमीटर, 5 लाख मीटर प्रति सेकंड की अनिश्चितता प्राप्त होती है। तो इस तरीके से कुछ प्रश्न हैं जो एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं। आपको परीक्षा में जो भी सूत्र दिया जाए उसको स्पष्ट रूप से लिखना है, उसमें जो भी स्थिरांक प्रयुक्त किए गए हैं उसके नाम साइड में लिखने हैं, प्रश्न में जो भी मान उसमें से दे रखे हैं उनको बराबर करके उन्हीं प्रतीकों के सामने लिखना है, और उसके बाद में उनके मात्रक परिवर्तित करने हैं। या तो सारे मात्रक MKS पद्धति में या CGS पद्धति में दिए होने चाहिए। तापक्रम हमेशा केल्विन में होना चाहिए, कभी भी किसी भी प्रश्न में तापक्रम डिग्री सेंटीग्रेड या फ़ारेनहाइट या किसी अन्य मात्रक में नहीं लिया जाता, ठीक है। समय है हमेशा सेकंड में लिया जाता है, किसी भी दूसरे मात्रक में आपको नहीं लेना, केवल आपको द्रव्यमान का मात्रक और दूरी का मात्रक है ये आपको ध्यान रखना है, मीटर में, किलोग्राम में या सेंटीमीटर और ग्राम में प्रयुक्त करना है, जैसा कि प्रश्न में दूसरे मात्रक दिए गए हैं। अब हम पाठ का दूसरा पार्ट नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे, जो है अधिशोषण या एड्जॉर्प्शन। बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, 3 कक्षाओं में ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा।